अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, तवानाई के बहरान की सूरत हाल पाकिस्तान में जो मौजूदा नजर आती है और फिर उस पर बहुत बुलंद दावे हम सुनते हैं हमारे हुक्मरानों के। अभी भी 2018 तक अवाम को ये तसल्लियां दी जा रही हैं कि लोड शेडिंग को इंटायरली उस पर काबू पा लिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा और अवाम को जो है सस्ती बिजली के ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो ये किस हद तक मुमकिन है, क्योंकि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऐसे इदारे अपनी रिपोर्ट्स शाया करते हैं तो वो रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को कहते हैं इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड। अब वाटर जो हाइडल पावर जनरेशन होती है, जो एक चीपेस्ट सोर्स कंसिडर किया जाता है, जिससे पाकिस्तान बिजली बनाकर एक सस्ती बिजली का वाकई में ख्वाब पूरा हो सकता था, उसकी ताबीर भी हम देख सकते होते हमारी आवाम के लिए, लेकिन उसकी तरफ इन्हिसार कम, ज्यादा हमें इन्हिसार फर्नेस ऑयल और गैस पर ज्यादा नजर आता है। हाइडल की तरफ हम कमी आए, हमने बड़े तमाम मामलात को पॉलिटिसाइज कर दिया, पॉलिटिकल बिकरिंग नजर आई हमें तमाम उन मामलात पे जहां पर बात आती है कालाबाग डैम के कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसको नहीं बनने दिया। मुल्क में डैम्स की कंस्ट्रक्शन किस हद तक जरूरी है, छोटे बड़े डैम्स बनाना, हाइडल पावर जनरेशन की तरफ आना किस हद तक जरूरी है, और ये जो हम महंगी बिजली इंपोर्ट करने की और बाहर से खरीदने की बातें करते हैं, तो वो हम उस तरफ क्यों आवाम को धकेल रहे हैं। आवाम तमाम चीज़ों का खमियाजा, चाहे वो वाटर लेवल्स का अलार्मिंगली लो लेवल पर आ जाना हो या फिर हम एक जो लाइन लॉसेस वाला मामला है, वो तमाम चीज़ें देखते हैं। एंड में जो बर्डन है, जो उसका लॉसेस जो बेयर कर रहा है, वो खमियाजा उठा रहा है हमारी एक आम आदमी। आज इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें स्टूडियोज में इस वक्त ज्वाइन करा है साबिक चेयरमैन वापडा शमसुल मुल्क साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, आई एम वेरी ऑनर्ड, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। और आप चूंकि इतने सीनियर इंजीनियर्स हैं, एक एक्सपर्ट, आपके आज एक्सपीरियंस से हम जरूर चाहेंगे कि अवाम भी फायदा उठाए और असल जो सिचुएशन है जो हमारे मुल्क का इस वक्त हाल बना के रख दिया है हुक्मरानों ने अनफॉर्चुनेटली, उस पर जरा आप जरूर रोशनी डालें। सर, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम कालाबाग डैम, जो मैंने एक चीज मेंशन भी की कि सर पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि जी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज की फहरिस्त में जो है पाकिस्तान मौजूद है और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के और इतने अलार्मिंगली लो लेवल्स जो है उसके अंदेशा पेश किया जाता है। सर, कालाबाग डैम को क्यों हमने सियासत की नजर कर दिया और क्यों नहीं ये जो हमने गवर्नमेंट्स बैक टू बैक देखी, उन्होंने क्यों नहीं बनने दिया? देखें, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कालाबाग डैम के न बनाने की जो बात है वो इतनी अहम है और इसने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा रहा है अब कि इसको ज़रूर सोचना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। कालाबाग डैम अगर आज होता तो उसकी बिजली हमें मिलती ₹1.5 फी यूनिट, चूँकि वो नहीं बना तो वो बिजली हमने बनाई फर्नेस ऑयल से। कालाबाग डैम की बिजली हमें मिलती ₹1.5 फी यूनिट और फर्नेस ऑयल से जो हमने बनाई वो ₹18 से लेकर ₹25 फी यूनिट तक बनाई। मैं लोअर फिगर देता हूँ ₹18 का, तो ₹18 और ₹1.5 में फ़र्क है ₹16.5 का। ₹16.5 को आप ज़रब दे दें, कालाबाग डैम की जो जनरेशन कैपेसिटी थी वो 12 बिलियन यूनिट्स वो दे रहा था, 12 बिलियन यूनिट। तो 12 को आप 16.5 में ज़रब दें तो 192 अरब रुपए साल का आता है। आप, मैं, पाकिस्तान के लोग 192 रुपए कीमत अदा कर रहे हैं हमारे हुक्मरानों की पाकिस्तान के साथ गैर दोस्ती का सबूत देते हुए। एनुअली 192 बिलियन रुपीस का लॉस फेस करें कालाबाग डैम के ना बनने से। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर मंगला और तरबेला भी न बनता, गाजी बड़ौता भी न बनता, जो कि दो तो मंगला ने उन्होंने बनाए और गाजी बड़ौता तो वापडा ने जोर से बनाया। अगर ये ना होता तो वो देते हैं आजकल हमें 29 अरब यूनिट, वो भी ₹1.5 फी यूनिट दे रहे हैं। अगर वो न करता वापडा और वो वर्ल्ड बैंक न बनाता, और इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बहुत बातें होती हैं लेकिन उसमें ये 2 प्रोजेक्टें हमारे पास आ गई, तो वो 29 अरब यूनिट जो बिजली है वो ₹1.5 में मिलती थी। तो ये अगर न होती तो उसको भी हम यही तेल से खरीदते 18 से 25 रुपए तक, यही ₹16.5 को आप फिर 30 अरब में ज़रब दे दें, 29 अरब में ज़रब दे दें तो आपको बनता है
500 अरब रुपए साल के, और जो बचा रहा है वो, जो वो बचा रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वर्ल्ड बैंक को दुआ दो, पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं, वर्ल्ड बैंक के हुक्मरानों, वर्ल्ड बैंक को दुआ दो कि उन्होंने ये 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं, और फिर वापडा को दुआ दो कि उन्होंने गाजी बरोता बनाया। सर, गाजी बरोता वापडा ने बनाया। व्हेन यू वर चेयरमैन वापडा, क्यों नहीं जोर दिया गया कालाबाग डैम पे? कालाबाग डैम के मुतालिक तो इतना जोर दिया गया था कि मुझे अभी नहीं, 1 साल पहले स्टोर में वो था, कुछ खरीद रहा था, तो एक आदमी आया, अस्सलाम वालेकुम सर, जी आप शमसुल मुल्क साहब हैं? मैंने कहा हाँ। मैं जी आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था आज से 17 साल पहले, जो कुछ आपने कहा था वो हो रहा है। मैंने जो कुछ मैंने कहा था वो इसलिए हो रहा है कि मैंने सच बोला था। तो वो कहते क्यों नहीं हुआ था? मैंने कहा क्योंकि बदकिस्मती से हुक्मरान जो है वो झूठ बोल रहे थे, वो झूठ सुन रहे थे, बोल नहीं रहे थे, सुन रहे थे, सच नहीं सुन रहे थे। तो और वो सच और झूठ जो था, वो झूठ का असर ये हुआ कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान आया। लेकिन उनको फ़र्क क्या पड़ता है, नोटें वो छापते हैं, नोटें छापते रहते नहीं सर, आपके टाइम की जो गवर्नमेंट थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, प्रेशर्स थे उनकी तरफ से, नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे। इससे जी, इससे नुकसान होगा इसको, सिंध को। अच्छा भाई, सिंध को नुकसान होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। सिंध को एतमाद नहीं है कि पंजाब के ऊपर एतमाद करे, क्योंकि ये रिजर्वायर जो है कालाबाग पंजाब में बनेगा तो ये पंजाब उससे पानी चोरी करेगा। मैं बताता हूँ आपको, हकाइक बताता हूँ। अच्छा जनाब, मैं आपको हकाइक बताता हूँ। तरबेला रिजर्वायर KPK में है। इसमें जितना पानी पिछले 19 साल में जब इंडस अपोर्शनमेंट अकॉर्ड हुआ, इसके बाद जितना पानी जमा होता रहा है, वो सूबों में जिस तरह तकसीम हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। सूबा KPK जिसमें ये रिजर्वायर है, बिल्कुल, उसको मिला है 4%। सूबे में होने के बावजूद, सूबे में होते हुए 4%। बलूचिस्तान को 6%, 6% बलूचिस्तान, हाँ, पंजाब को 20%, सिंध को 70%। तरबेला डैम से। मुझे कोई बता देना, ये मुझे बता दें कि कोई भी जगह पर इतनी प्रॉपर तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो इसके ऊपर बेतमादी का मतलब क्या है? बेतमादी का मतलब नहीं था, बेतमादी नहीं थी, जोर था हिंदुस्तान की तरफ से, इंडियन प्रेशर। हाँ सर, आज तक फिर ये तो कंटिन्यूड होगा? बिल्कुल, आज तो और ज्यादा होगा। अब भी है, अब भी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो बदकिस्मती है। मैं तो खुद जानता हूँ, क्योंकि पुश्तून हूँ, तो पुश्तून के हैसियत से उनकी जो वो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो तमाम वो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल अफेयर्स में उनकी ज़िंदगी जो है वो होती है, तो इसलिए ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स और उन किस्म की चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एज ए पुश्तून मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप अपने नेबर के साथ बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रखें, क्योंकि उसमें फ़ायदा होता है। अगर कोई बाहर का दुश्मन आ जाए तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो दुश्मन ऐसा हो कि वो तुम्हारी पीछे लगा हुआ हो तुम्हें मारने के लिए, तो क्या करोगे तुम उसके साथ? ये कोई पूछे मुझसे, मैं पूछता हूं कि जवाहरलाल नेहरू को जो पहले खत मुजीबुर रहमान ने लिखा था पाकिस्तान के सेसेशन के लिए, वो 1960 में लिखा था उसने। जवाहरलाल ने क्या जवाब दिया था? ये नहीं दिया था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने पार्टीशन प्लान साइन किया है, पाकिस्तान के साथ एग्री किया है, सब कुछ नहीं। आजकल के हालात में इंटरनेशनल कम्युनिटी इस किस्म के बात को पसंद नहीं करेगी।
Absolutely. इसके लिए काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। ये थे उसके अल्फाज। अब ऐसे लोग तुम्हारे, जब मोदी जाकर बंगाल में, बांग्लादेश में जाकर खड़े होकर बड़े फख्र से कहता है कि मैं जब इसकी वो हो रही थी, आज़ादी की जंग थी, तो मैं आकर यहाँ पर लड़ा था और हमारी फौज लड़ी थी। अब ऐसे लोगों के साथ अगर वो तुम्हारे नेबर्स हों तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे आओ मुझे मारो, मुझे ख़त्म करो। I don't want this to happen, but what is the option? By experience, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ इंसान को होती है कि हक़ाइक़ को आप बिल्कुल ख्याल ही न रखें। इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि आप जो कुछ भी फैसला करें वो हक़ाइक़ के ऊपर बेस होना चाहिए ना। It is a tragedy that between Pakistan and India the relationships are such when India is bent on ये इसकी एक खत का वो है, जब अभी पार्टीशन, अभी पाकिस्तान वो बन रहा था, फैसला हो गया था, तो वो था जो फील्ड मार्शल किनलेक था, उसको रिक्वेस्ट की गई थी कि तुम हिंदुस्तान में एज कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्सेस रहो, तो क्योंकि ताकि तुम ब्रिटिश इंडियन आर्मी को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सको बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसका एक ड्यू लेटर है जो उसने चीफ ऑफ स्टाफ अपने यूके को लिखा था, उसमें वो साफ लिखता है, आई एम कन्विंस्ड that no minister of Indian cabinet would like Pakistan to take shape in a situation where it could survive or it could continue in a normal shape. यानी मतलब ये था कि ये इसमें से कोई भी आदमी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान अपने मुनासिब हालात में जो है वो पैदा हो जाए और ये रहे। ये तो उनका बिगिनिंग से उनकी स्ट्रैटेजी और सर आगे भी उसी तरह से नजर आ रहा है। बट सर पाकिस्तान में आइडियली कितने बड़े छोटे डैम्स बनने चाहिए थे और ना हो कि हम किन किन फवाइद से पाकिस्तान महरूम रह गया? बताता हूँ आपको, पता है चीन ने कितने बनाए? नहीं होगा ना, बताता हूँ। पिछले 50 साल में जहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ वो डैम बनाए जो कि बाहर लोगों की वजह से बने, वर्ल्ड बैंक की वजह से बने। 2 मंगला और तरबेला, 1 वर्षक जो कनेडियन ने बनाया था पाकिस्तान के लिए। चीन ने 20,000 डैम बनाए in 50 years। in 50 years। और ये भी बताऊं आपको, अब ये ख्याल ना करें कि छोटे डैम बनाए हैं, उसमें वो डैम भी है जिसको 3 गॉर्जेस डैम कहते हैं, जिसकी जनरेशन जो है वो 23,000 मेगावाट है। टोटल पाकिस्तान की जरूरियात से ज्यादा एक डैम। चीन क्यों बड़ा बन गया जो बन गया है? क्यों? नंबर 1, हिंदुस्तान ने इसी 50 साल में 4,500 डैम बनाए। हमें लोग कहते हैं कि जी नहीं, कालाबाग से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये मुझे बता दें कि ये पाकिस्तान से अगर एक से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का खदशा है तो 22,000 से तो हिंदुस्तान तो बहुत ही खतरा होगा ना, वो तो खत्म होना चाहिए था। एब्सोल्युटली, हाँ, वो तो खत्म होना चाहिए था। 4,500 से तो हिंदुस्तान खत्म होना चाहिए था। नहीं, लेकिन ये उनको वो ये बात सुनते हैं, हमारे रूलर्स यही बात सुनते हैं कि जी वो नहीं मान रहे। भाई तुम हुकूमत किस लिए हो? तुमने हुकूमत ये इसके लिए करनी है कि तुम सिर्फ नोट छापते रहो, नोट छापने के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम। सर ये जो बिजली खरीदने की जो बातें की जा रही हैं और जितने एक जो स्टैंडर्ड रेट, जो नॉर्मल रेट होता है दुनिया भर के ममालिक में, मैं चाहूंगी आप अपने नाज़रीन को वो भी बताएं कि कितने रेट पे दूसरे ममालिक के, भाई हम जानते हैं कि इंडिया भी सेल करता है, आई थिंक नेपाल को खरीदता है भूटान से, तो वो कितने रेट पे
دوسرے ممالک کر رہے ہیں اور آپ کتنے پہ معاہدہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیوی میں چونکہ غلط بات کبھی کرتا نہیں ہوں، اس کا مجھے حقائق کا علم نہیں ہے، تو حقائق کا علم نہ ہو تو مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے. میں تو اپنے متعلق مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی جو انرجی مکس ہے نا وہ ہے ہائیڈل، اور ہائیڈل ہے 1.5 روپے پر وہ سسٹم کو بجلی دیتا ہے. رائٹ. اس کے بعد ہے گیس جو ہے وہ 7 سے 8 روپے پر یونٹ. پر یونٹ. اس کے بعد ہے فرنس آئل 15 سے لے کر 25 تک. اس کے بعد پھر ڈیزل کا بھی آتا ہے، وہ کوئی 25 کے قریب وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور سرپرائزنگلی یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ونڈ انرجی اور دوسری اس کا جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کم ہونے چاہیے، وہ 20-21 کے قریب ہے. 1.5 روپے کا ایکول کسی دنیا میں ہے نہیں. مجھے یاد ہے انرجی کی سیکرٹری جب پاکستان آئی تھی، میں چیئرمین تھا اور مجھے ملنے کے لیے یہ وقت تھا، وہ بھی وقت تھا کہ میں چیئرمین کی حیثیت سے میں اس کو ملنے اسلام آباد نہیں گیا. وہ مجھے ملنے لاہور آئی، شمس الملک کے لیے نہیں، چیئرمین وابڈا کے لیے. ٹھیک ہے. میٹنگ میں بیٹھے تھے اور اس نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ یہ اس زمانے میں ذکر ہوتا تھا کہ پاکستان is one of the emerging tiger. Pakistan will be the emerging tiger of Asia. This was being said. International, پاکستان کے اخباروں میں نہیں، انٹرنیشنل لوگ انٹرنیشنل اخباروں میں پاکستان is the emerging tiger of Asia. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے میرے خیال میں کوئی 20 پیسے تھی کہ 10 پیسے فی یونٹ ہماری بجلی کی ہوتی تھی. بڑی جو اس نے مجھ سے پوچھا تمہاری بجلی کا ٹیرف کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس زمانے میں ہمارے، اور یہ بجلی جو بجلی پانی یہ کم قیمت والی تھی، یہ کوئی 60-70% ہماری ٹوٹل بجلی میں جو اس کا کردار تھا وہ تقریباً 75% کے قریب تھا. تو میں نے کہا ڈومیننٹلی ہماری جو بجلی ہے وہ ہائیڈل کی ہے، اور وہ میرے خیال میں 20 پیسے تھی. بس جو بھی تھا میں نے اس کو سینٹ میں کنورٹ کیا اور اس کو بتا دیا. تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، اس کا خیال تھا کہ میں سمجھا نہیں ہوں اس کی کوشچن کا. تو اس نے کہا نہیں، بس میں چیئرمین what I want to know is actually how much it costs you and what is your cost of generation of this electricity. مہاوتی میں میڈم سیکرٹری it is what I have told you. Is it so cheap? Yes, it's so cheap. اسی کی وجہ سے دنیا کے لوگ جو تھے، پتہ نہیں وابڈا ہاؤس میں ایز اے ینگ آفیسر سٹنگ ود آور کولیگس، کبھی نہ کبھی انسان کو وہ مہینے میں ایک دفعہ گپ شپ لگانے کے لیے اپنے دوستوں کو ذرا بلا لیتے ہیں، وہ مائلز ایک طرف رکھ کر آپ گپ بھی لگاتے ہیں. تو آج ہم جاتے بیٹھتے تھے، پتہ نہیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں بجلی اتنی کم قیمت میں بک رہی ہے اور اتنی کم قیمت ہے اس کی کہ دنیا کے لوگ مینوفیکچرنگ اپنے ملکوں میں نہیں کریں گے، وہ یہاں آ کر مینوفیکچرنگ کریں گے، را میٹیریل یہاں لائیں گے، مینوفیکچرنگ کر کے یہاں سے پروسیس گوڈز باہر بھیجیں گے. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی یوزڈ ٹو سے ان دوز ڈیز. اس حال سے مجھے یہ سوال میں پوچھتا رہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پاکستان جو کہ لوگ دنیا کے لوگ کہتے تھے یہ ایمرجنگ ایشین ٹائیگر ہے، وہ ایشین ماؤس کیوں بن گئے؟ ایمرجنگ ایشین ٹائیگر جو دنیا اس کو دیکھتی تھی، جس طرح سے پرسیو کرتی تھی، وہ ایک ایمرجنگ ماؤس کیوں بن گیا؟ لیکن سر یہ نون لیگ ابھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوگی، کیونکہ دے ہیو ویری ایمبیشس پلانس اور 2018 تک وہ بڑے کچھ دعوے کر چکے ہیں. ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے، گو فار اے بریک رائٹ ناؤ. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. شمس الملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے اور ہم انرجی مکس کی بات کر رہے تھے. دنیا بھر کی ہمیں اگزامپل کوٹ کی شمس الملک صاحب نے بھی، اور جہاں جہاں ڈیمز بنائے گئے، چین نے پچھلے 50 سالوں میں شمس الملک صاحب نے کہا کہ 20,000 ڈیمز بنا دیے، اور پاکستان میں یہی ایک مسئلہ ہر حکومتوں کو پڑ جاتا ہے کہ کالا باغ ڈیم بنا دیا تو بہت ہی کچھ مسائل ہو جائیں گے، ایون دو کہ پاکستان اس سے کتنا
کتنے فوائد سے محروم ہے اس کے نہ بننے سے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے. شمس الملک صاحب, لائن لاسز سر, یہ جو مہنگی بجلی عوام خریدنے پر مجبور ہیں, جو پر یونٹ جو عوام چارجز بیئر کر رہے ہیں, سر اس میں لائن لاسز کا کتنا بڑا کردار ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں ایک بات کہا کرتا تھا جب میں چیئرمین تھا وابڈا کا, میں یہ کہا کرتا تھا کہ جتنی بجلی مہنگی ہوگی اتنی اس کی چوری زیادہ ہوگی. بس یہ ایک اصول تھا. اس زمانے میں بڑی کم تھی لاسز, بڑی. اچھا تو آپ کے ٹائم پہ کتنی تھی؟ نہیں, مجھے یہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ایسی پرابلم نہیں تھی کہ ہم نے اس کے لیے کوئی خاص انتظام کرنا پڑتا تھا. اب تو اٹ از بیکم اے میجر پرابلم. ٹھیک ہے. اچھا, اور وہ کیوں کہ وہ بجلی بڑی ارزان تھی. اچھا, دوسری بات, بہت باتیں ہیں کالا باغ ڈیم کی, صرف یہ بات نہیں ہے. مثلا جو 2010 کا سیلاب آیا, اس سے پہلے جو سیلاب آتے تھے, مثلا سب سے بڑا سیلاب جو آیا تھا وہ تاریخ میں وہ 29 اگست 1929 کا جو تھا, اور اس کو سیلاب کو ہم کہتے تھے کہ یہ 1 in 200 years کا سیلاب ہے, 200 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. لیکن جو جولائی 2010 میں سیلاب آیا, ٹیریبل, that was a flood of 1 in 10,000 years. 1 in 10,000 years. میں تو اس کو سیلاب نہیں کہتا, میں تو اس کو نواس فلڈ کہتا ہوں, کہ حضرت نوح علیہ السلام کا فلڈ. یہ وہ سیلاب تھا. کل پرسوں اگر 20,000 سال کا وہ آ جائے پھر کیا کریں گے؟ اچھا, اگر کیونکہ وابڈا کا جو پروگرام تھا وہ یہی تھا, صرف ہم کالا باغ تو نہیں بنانا چاہتے, ہم کالا باغ, اس کے بعد پھر باشا, اس کے بعد پھر داسو, اس کے بعد پھر پتن, اس کے بعد پھر بونجی, اس کے بعد کوڑی, اس کے بعد یہ سب کچھ ہم بنانا چاہتے تھے. اگر یہ ہوتے تو یہ جو سیلاب تھا 2010 کا, یہ ایسا لگتا جیسے یہ عام سیلاب ہے, کیونکہ جو نوشہرہ کو بچایا ہے اس نے 2010 کی سیلاب میں, اور سکر براج کو بجایا ہے, وہ جنرل مینیجر جو وابڈا کا تھا تربیلا کا, اس نے 2,23,000 کیوسک پانی جو سیلاب میں آ رہا تھا وہ اس نے سٹور کیا, باقی اس نے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے نوشہرہ تباہ ہونے سے بچ گیا اور سکر بیراج ہونے سے بچ گیا. لیکن پھر بھی بڑا میجر سیلاب تھا. لیکن اگر وہ اگر کالا باغ ہوتا, کیونکہ انہوں نے 2,23,000 کیوسک پانی تربیلا میں کیا تھا, تو اگر ہم 1 لاکھ اور اس میں کرتے, کالا باغ میں کرتے, اور چونکہ باشا بڑا ڈیم ہے تو باشا میں 2 لاکھ کرتے, تو وہ سیلاب عام سیلاب ہوتا, کوئی بات نہیں تھی. نہ وہ جو $10 بلین کا نقصان اس نے کیا تھا, جو 2,000 لوگ مارے تھے اس نے, میں لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ ان کے قاتل ہم ہیں, ان کا قاتل ہم ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں فلڈ کنٹرول کی ٹیکنالوجی, ہمیں علم دیا ہے اس کا, اور ہم نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان کی حفاظت نہیں کی, تو ہم اس کے ذمہ وار ہیں. اس 2010 سر ہم آگے والے ٹائمز میں بھی نہیں اوائڈ کر سکتے ایسی سچویشن کو؟ ہاں جی سر, میں نے کہا ایسے اتنے لاسز کو منیمائز کرنے کی تو ہم وہ پریپیئرنس ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے اب حکومتوں کی. کیوں کریں وہ؟ تو یہ تو آگے آنے والے ٹائمز میں جو ہے یہ تو مزید تو میرا ہوگا پرابلم نا, آپ کا ہوگا, ان کا تو نہیں ہوگا نا. سر حکومتوں نے کبھی, یا نون لیگ کی حکومت کو اگر لے لیجئے جن کا یہ ٹرم گزر رہا ہے, آپ کو کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا آپ کے؟ نہیں جی نہیں, میں نام نہیں لوں گا. حکومتیں میں سب کو ایک ہی زمرے میں کہتا ہوں کہ حکومتیں جو ہیں, ان حکومتوں کو تو پرابلم نہیں ہوتا, عوام کو پرابلم ہوتا ہے. نہیں سر, مطلب کہنے کا مقصد ہے آپ کی ایکسپرٹیز سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے نا, تو یہ کنسلٹ کریں اگر ان کی تیاری نہیں ہے. ایکسپرٹیز تو کے لیے تو اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایکسپرٹیز سے تو ہم وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ایکسپرٹیز ہے اس چیز کا. آپ سمجھ جائیں, وہ نہیں سننا چاہتے کہ اس چیز کا ایکسپرٹیز ہے. تو سر موجودہ اس دور میں دیر از نو فلڈ پریپیئرنس ہمارے ملک میں, کچھ نہیں ہے ہم نے, اور نہ ہم اس طرف آ رہے ہیں. نہ وہ ان کے خیال میں یہ ضروری ہے.
ضروری ہوتا تو وہ مناسب راستوں پر چلتے. پاکستان کے فلڈ کنٹرول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, 4-5 بڑے ڈیم بناؤ. پاکستان کی پوری, آپ کو کبھی پیریوڈ کوئی نہیں کہے گا کہ جی اتنا بڑا سیلاب آیا تھا کہ میرا جو مویشی تھے وہ انہوں نے مار دیے, میرے فصل کو انہوں نے تباہ کر دیا, اور میں خود میری بچی چوڑی جو تھی وہ اس میں نہیں, کبھی نہیں ہوگا. پھر میرا گھر اس نے تباہ کیا, یہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن پرواہ کسی کو نہیں ہے. پرواہ تو آپ اور میرا ہے نا. سر ورلڈ بینک کی جو ایک فرسٹ ریکوائرمنٹ تھی بفر ڈیم بنانے کی, وہ کب بنے گا؟ بفر ڈیم کون سا تھا؟ اسکردو, اس میں جو بادشاہ کے اوپر شاید بنا تھا, دیکھیں وہ جو مٹی روکنی وہ تھی. سب جو ہے نا آخر میں بنانی پڑیں گی. کسی دن ایک دن ایسا آئے گا. وہ فیض احمد فیض نے ایک شعر کہا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں وہ یہی ہیں, آج کل نہیں کافی سالوں سے یہی ہیں. وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا, اور وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. اور جو طلب پہ عہد وفا کیا تو وہ آبروئے وفا گئی, سرعام جب ہوئے مدعی تو ثواب صد کو سونپا گیا. جب یہ حالات بدلیں گے تو پھر حالات ٹھیک ہوں گے. ایسے حالات میں میرا تو خیال نہیں ہے, کیونکہ یہ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پاکستان کے پانی کو استعمال کر کے ہندوستان ہائیڈل پروجیکٹ کشمیر میں بنا رہا ہے, اور اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی سے کاربن کریڈٹس لے رہا ہے. ہمیں وہ پانی, اپنے پانی کو سے ڈیم بنا کر ہم اپنے پانی کو کرنے کی استطاعت ہم نے نہیں استعمال کی. ہمارے پانی کو ہندوستان استعمال کر کے ہائیڈل بنا کر بجلی بھی لے لیتا ہے اور کاربن کریڈٹس بھی لے لیتا ہے. اور خود انہوں نے 4,500 ڈیم بنائے. خود جواہر لال نہرو جب اس کا وہ کر رہا تھا, یہ جو ڈیم بنا رہے تھے یہ بیاس کے اوپر, تو اس کو جو اس نے کہا تھا اس کے الفاظ یہ تھے, These are the gods, these are India's gods of the 20th century. ایک طرف وہ ہو, دوسری طرف وہ ہو کہ نہیں بڑے ڈیم ہمیں نہیں چاہیے, تو کیا کریں گے آپ؟ یہ انڈیا کے جواہر لال نہرو کے الفاظ تھے. He was inaugurating that dam, میں اس کا نام بھول گیا ہوں. وہ inaugurating that dam and he said, These are India's gods of the 20th century. اور آپ یہ کہتے ہیں. سر یہ جو ان کے نواز گورنمنٹ کے جو بڑے ایمبیشس پلانز ہیں, 2018 تک یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر سکیں گے؟ پرابلمز بہت ہیں. ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں بہت بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اس میں لاسز بہت زیادہ ہیں, لائن لاسز بھی ہیں, اور اس قسم کی قیمتوں میں اس میں چوری بہت زیادہ ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ وہ چوری کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین طریقہ صرف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ ارزان بجلی کو استعمال کریں. ارزان بجلی کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار کیا مطلب ہے, 50 روپے میں بچا دوں گا اور اس آدمی کو تو 100 روپے میں دے دوں گا, تو کیوں یہ کروں, بس نہیں بتاتا. ٹھیک ہے دے دو, پورا بل دے دو. ٹھیک ہے نا. اگر کم ارزان بجلی ہو تو یہ عام آدمیوں کو تو مجھے تو پتا تھا نا. میں جب اپنے حجرے میں بیٹھتا ہوں گاؤں جا کر, تو وہ جو لوگ بیچارے کہا کرتے تھے, اب تو خیر نہیں کرتے, بہت سال ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں جی میرا تو جی 200 روپے کا بل آتا تھا, آج کل وہ 500 روپے کا بل آ رہا ہے, میں کیا کروں, میں کہاں سے 300 روپے لے لوں. سر یہ سسٹم اور جو نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن تھی, یہ ٹرانسمیشن جو سسٹم تھا, اس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں کریں,
दरकार नहीं है। नहीं करें क्यों, क्योंकि उनको बहुत से और चीजें करनी पड़ती हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए। Sir, also while you were in Wabda, आपने भी नहीं Mavda में I went along with this Ghazi Barota and we went along, बिल्कुल full fledged। What about the transmission जो losses तो उस वक्त भी सर हमारे पास इतना नहीं, मैंने कहा था उस वक्त इतनी बुरी हालत नहीं थी। मैंने ये कहा था पावर बैंक को, मैंने बल्कि उसके बहुत कहा था। मैंने कहा देखें हम चल रहे हैं एक्सपेंशन के ऊपर और एक्सपेंशन के लिए हम बिजली हम ज़्यादा लाएंगे और ये जो है हिसाब किताब ये करंट जो ट्रांसमिशन से ज़्यादा मुझे वरी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी वोल्टेज है ये मुझे ठीक नज़र नहीं आती। और हमने शुरू भी मेरे ख्याल में किया था वो स्टडी शुरू की थी कि जी इसको 11 केवी से हम मेरे ख्याल में 33 केवी कुछ ले जाते हैं। तो अच्छा, लेकिन फिर तो मैं चला गया, बल्कि मैं इस्तीफ़ा देकर निकला था फॉर्म चेयरमैन वापडा। मुझे किसी ने कहा कि जी मैं एक तकरीर में आपके जो मुखालिफिन हैं वो पेशावर में कह रहे थे कि जी वो बिक गया है पंजाबियों के हाथ पे। तो मैंने कहा आपने इनको नहीं कहा कि आदमी जो है अगर वो वापडा के चेयरमैन 2 दफ़ा रहा हो, दोनों दफ़ा वो इस्तीफ़ा देकर निकला हो, तो ऐसा आदमी जो है वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा आपको कहना चाहिए था ना। साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर ब्रेक के बाद ये नंदीपुर भी इन्होंने लगाया था जो कितने पिछले 6 महीने से जो है वो बंद पड़ा है, अब फौरन ही कमेंसमेंट के फौरन बाद इसको बंद कर देना पड़ा। क्यों इस तरफ सर? रेवेन्यू लॉसेस इनको समझ नहीं आ रही होती है इस चीज़ की कि भाई आप कितना पैसा इस एक चीज़ पे लगा रहे हैं और उसकी अगर एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो पा रहा, उसमें लॉस कितना है? अलीना बीवी, मैं तो थर्मल को देखता नहीं हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हाइडल है जी। और मैं हमेशा जब कभी मुझे कहता है तो मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अखबारों की बातें जो हैं वो फिर आप और किसी और से पूछें। बात असल में ये है कि पाकिस्तान में थर्मल के लिए जो जगह है वो बहुत लिमिटेड है। ज़्यादातर हमारे पास तकरीबन 60,000 मेगावाट की करीब हाइडल की पोजीशन है। और अगर हम बदकिस्मत शर्म की बात जो पाकिस्तान को है वो ये है कि वो मुल्क जिसमें कोई 50-60 हज़ार मेगावाट बिजली की हाइडल की वो है कैपेसिटी है, वो 6,700 मेगावाट बनाकर टप खड़ा है वहाँ पर। और वो अब कभी कोल बनाता है, कभी पता नहीं डीजल बनाता है, कभी ये बनाता है, कभी वो बनाता है। तो ये तो शर्म की बात है, मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान को। सर अगर आप चेयरमैन होते, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर आप इस वक्त वापडा के चेयरमैन होते, प्रायोरिटीज आपकी क्या होती? प्रायोरिटीज तो मेरी कभी भी इससे गई नहीं है कि मुझे देखें, मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ बिजली की बात नहीं थी। पाकिस्तान के 3 प्रॉब्लम्स है बड़े इम्पॉर्टेंट पानी के मामले में। एक तो ये है कि हमारे पानी जो आता है तो वो तकरीबन 86% पानी जो रिवर्स का आता है वो समर में आता है। सिर्फ 84% समर में आता है और सिर्फ 16% विंटर में आता है। विंटर के लिए हमारे पास वो नहीं है, वो जो पानी इतना कम है कि विंटर में हम जो है अपने जो हमारे क्रॉप्स होती हैं उनको पानी नहीं मिलता, इसलिए वो बड़े ख़राब हालत में होते हैं। तो एक तो उसको ठीक करना था क्योंकि वो जो यील्ड्स थी हमारी वो लोएस्ट इन द वर्ल्ड थी। दूसरा था फ्लड कंट्रोल का, ये बहुत ही अहम चीज़ थी कि हम फ्लड कंट्रोल को इस वजह से वो कर दें। और तीसरी बात जो थी वो ये थी कि मैं देख रहा था और हम पढ़ा करते थे, सुनते थे लोगों से, आम यानी जो होशियार लोग थे जो इस सब सेक्टर को जानते थे, इस चीज़ों को जानते थे, उनसे ये बात हम करते थे और वो यही कहा करते थे हमेशा कि देखिए जी फ्यूचर में ये जो क्लाइमेट चेंज का किस्सा है ये बहुत अहम आएगा। पहले तो लोग मानते नहीं थे, अब लोग मानना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल।
अच्छा, और क्लाइमेट चेंज में उस जमाने में हम करते थे कि हम कहते हैं सीजनल ट्रांसफर चाहिए, यानी सीजनल मतलब ये है कि आप समर से ट्रांसफर करें विंटर को। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमें एनुअल ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको ड्राउट्स आएंगे, एक वक्त आएगा कि आपके पास ड्राउट है, तो उसमें तो समर में भी पानी नहीं है। बिल्कुल। ये हमें, जो मैं बताता हूँ ना कि डैम्स हमें जितने भी हम बना सकते हैं बड़े बना दें, बड़े डैम बनाए, छोटे डैम नहीं। छोटे डैम से कुछ नहीं होता। हमने 78 बनाए ना छोटे डैम। आप मुझसे पूछें कि जी इसमें बिजली कितनी है, मैं कहूँगा 0। आप कहेंगे कि जी इसमें फ्लड कंट्रोल का क्या एलिमेंट है, मैं कहूँगा 0। सो हमारी सोल्यूशन लाइज इन बिग डैम्स। इसलिए कि बिग डैम्स में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको रिलीफ दे सकता है। एब्सोल्युटली सर, ये बात सही है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहता है कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान की इट अमाउंट्स टू ओनली अ 30-day सप्लाई। बिल्कुल। और दुनिया भर के ममालिक में जो है ये 1000 दिन का एटलीस्ट होना चाहिए। 900 days in Egypt, 900 days in Colorado River Valley, कैलिफोर्निया में 900 दिन, ऑस्ट्रेलिया में 900 दिन, हमारी 30 दिन। And we have the world's 6th largest river. उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास तो 6th largest river नहीं है वर्ल्ड का। We have that. और हमारे पास ये येट हमारी 30 डे की सप्लाई है। 30 डेज की सप्लाई है। 30 डेज की सप्लाई खत्म हो जाती है, वो क्या होती? कुछ भी नहीं होता। तो बीबी ये जो हमारा है ना सिस्टम, जब तक हम अल्लाह से तौबा ना करें और ये ना कहें कि भाई इसके बाद हम ठीक काम करेंगे और ठीक करेंगे, और सबसे पहले आप वार फुटिंग पर चाहिए आपको हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाना। ये छोटे मोटे काम नहीं है। और वो काला बाग आप जब बनाएंगे तो इट बी द चीपेस्ट वन। वो 3 साल तो नहीं रहा, मुशर्रफ था, 3 साल तो नहीं था। ये तो पहले जर्नलों की हुकूमत थी ना। ठीक है, मिलिट्री तो दूसरी होती है ना। मिलिट्री तो एज एन इंस्टीट्यूशन अगर होती तो वो मुख्तलिफ होती। और मेरा अपना ख्याल ये है कि वो फिर इतनी लंबी हुकूमतें भी ना होती। शायद वो जब 4 दूसरे को दे देता, वो कहता कि भाई इलेक्शन करवाता। राइट सर, बट सर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और फिर ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, इसमें सिचुएशन एग्रेवेट हुई, वर्स की तरफ गई? बिल्कुल गई है, बिल्कुल गई है। वर्स की इसलिए गई है कि आपकी जरूरत ज्यादा बढ़ गई और आपने कुछ बनाया नहीं। जरूरत बढ़ गई। पीपल पार्टी में तो जरदारी साहब ओपनली कहते थे कि मैं डैम्स के खिलाफ हूँ। हाँ, और एक दफ़ा मैं तो खैर पर नहीं था, लेकिन एक दफ़ा he was a very frank man in many ways, and मीटिंग के बाद आ रहे थे तो हाथ में लाकर कहा we agree to disagree। तो मैंने कहा yes sir, we agree to disagree। So sir, this remains the fate of this unfortunate country जहाँ पर इस तरफ लेकर आया नहीं जाता। It is not unfortunate, it is a blessed country। सर बना दिया गया है ना इस तरह से। वो जो abundant resources आपके पास है, और जो हमेशा कहा जाता था कि उसको ज़ेर इस्तेमाल ला के आप अपने मसाइल का हल भी जो है अपने रिसोर्सेज से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। उसकी तरफ आप नहीं जानबूझ के फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फिर आप नहीं लेकर आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस रिमेन्स द प्रॉब्लम कि ये आगे फिर कई सालों तक हमें इसी तरह की सिचुएशन नजर आएगी सर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में से अगर लोग जो हैं वो इस मामले पर एक्टिवेट हो जाएं, बेचारे लोग भी क्या करें, आई डोंट नो। लोगों को भी इनको रहम तो नहीं आएगी कभी भी, नहीं होती। जो वो होते हैं ना हुक्मरान, उनके दिलों में पता नहीं, अल्लाह जानता है, समझता है। और सर सस्ती बिजली के नाम पर महंगी बिजली बेचारे ये लोग लेने पर मजबूर रहेंगे अनफॉर्चुनेटली, जब तक इन्हिसार हमारा फर्नेस ऑयल और गैस और इस तरफ रहा और हाइडल की तरफ कम रहा। यानी गैस को कभी भी इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो इस्तेमाल हुआ, कि वो गैस भी हमने खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है।
गैस के ऊपर तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाएं, आप कोई ऐसी चीज़ करें जो कि आपका दुनिया में चलती है। आपको अल्लाह ने ये दिया है, मुझे इसका कोई तो जवाब दे दे, कोई तो बता दे कि मुझे ये बता दे कि जी आपने जो फैसला किया कि कालाबाग का वो नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है, तो कंसेंसस आज जो 192 अरब रुपए हैं सालाना नुकसान, इसकी कीमत 100 अरब रुपए पंजाब के लोग दे रहे हैं, 50 अरब रुपए सिंध के लोग, KPK के 30 अरब रुपए वो दे रहे हैं, बाकी पैसे बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद। मुझे बता दें, कोई सिंधी से पूछता हूँ मैं, कोई पुश्तून से पूछता हूँ मैं कि तुम ये 50 अरब रुपए जो दे रहे हो किस खुशी में दे रहे हो? क्यों? खुश तो सिर्फ हिंदुस्तान हो रहा है, हिंदुस्तान की खुशी के लिए तुम ये दे रहे हो, ये तुम उसकी कीमत है। या पुश्तून को कहो, उसको पुश्तून को नहीं, NP को। और ये हैं कौन लोग? इन लोगों को जो वोट बैंक है वो KPK में तो मुझे पता है 5.6%। 5.6। अब पूरा मैं आपको बताता हूँ, फिगर पता, 1,06,60,000 टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे, इनको जो मिले थे 5,72,000 वोट मिले थे। आप फिर कैलकुलेट करें खुद, इट इज 5.6%। दिस इज देयर बैंक वोट। और मुझे तो गिला पंजाब से है कि तुमने उनको किस तरह मान लिया कि ये सूबा सरहद के लीडर्स हैं। 5% वाले लोग। Sir, this discussion I hope will be quite an eye opener for all their voters, जिनको बताया कुछ जा रहा है, हकायक कुछ और हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स, स्पेशली हिंदुस्तान के प्रेशर जो कि एक अरसे से चला आ रहा है, उसको सर्व करते हुए हमारी हुकूमतें, हमारे मुल्क में जो नजर आई, जितनी भी हुकूमतें थी, उन्होंने दूसरों के इंटरेस्ट के लिए और दूसरों के प्रेशर्स में आके अपने मुल्क के और अपने मुल्क की आवाम के साथ वो अच्छाई नहीं की और उनको एक डाक में रखा, एक क्या कहा जाए सर, मतलब जिस तरफ लेकर आना चाहिए था इस आवाम को, और उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े दावे, इतने टॉल क्लेम्स दैट विल कंप्लीटली एलिमिनेट, ये एराडिकेट कर देंगे हम लोड शेडिंग को। बड़े हुकूमतों में, माजी की हुकूमतें में भी हमने बड़े दावे सुने थे, पीपल्स पार्टी की भी दौर में बड़ा कुछ कहा जाता था इस लोड शेडिंग को लेके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एंड कंज्यूमर जो है वो इस वक्त महंगी बिजली खरीदने पे मजबूर है, जिस बिकॉज के हमारे हुक्मरानों की जानब से जो इकदामात लिए जा रहे हैं वो ऑब्वियसली आवाम का सोचते हुए तो डेफिनेटली ऐसा कोई नहीं करेगा, जिसमें फर्नेस ऑयल पे जो इन्हिसार है और उसके बाद जो हम देख रहे हैं जो इस वक्त एक बर्डन एक एंड कंज्यूमर पे है, that leaves us very speechless. Thank you so much Shamsul Mulk Sahab for joining us. It was a pleasure having you here sir, and I hope आपकी बातों से हमारे हुक्मरानों की सेहत पर उनकी कोई असर पड़े और वो जो इकदामात लेने चाहिए पाकिस्तान को सेव करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए, वो जल्द अज जल्द वो इकदामात हमारी हुकूमतें लेते हुए नजर आए। आमीन। प्रोग्राम की टीम और अलीना शकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।